नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राज तरंगड़ी के यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राज तरंगड़ी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है सॉर्ट ऑफ धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोस्तों, हमने इस सीरीज़ के अपने पिछले अभी जो गजवाए हिंद और कृष्णवाय हिंद की जो हमारी इंड की जो हमारी सीरीज़ है, उसमें हमने जो है वो दो गंभीर बीमारियों के बारे में बात की थी, जिनकी नेचर तो बिल्कुल डिफरेंट है। एक जो है वो थोड़े से हिस्से को प्रभावित करके और बहुत एग्रेसिव होती है और तेज़ी से कैंसर की तरह आपको बहुत जल्दी ख़त्म कर सकती है, और दूसरी वो जो है वो डायबिटीज़ की तरह होती है, जो धीरे धीरे काम करती है लेकिन स्लोली या श्योरली काम करती है और आपके अंगों को ख़राब करके, और जो है वो आपको दोनों ही केस में मौत बिल्कुल होना अवश्यंभावी है, लेकिन इनकी नेचर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके बाद हमने जो है वो जो ये बीमारियां हैं या प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, ऑफ कोर्स मैं अपने देश और समाज के संदर्भ में बोल रहा हूँ, तो वो जो है वो उसके 4 स्टेज की बात की थी। उसमें पहली स्टेज तो यह है कि अपने अंदर जो है वो विल या रिजॉल्व पैदा करना, अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करना, क्योंकि अगर आपने इच्छा शक्ति नहीं पैदा की है तो हम छोटी से छोटी बीमारी से भी नहीं लड़ सकते। अगर आपने अपनी इच्छा शक्ति, डॉक्टरों का भी कहना है, तमाम ऑब्जर्वर्स का कहना है और सब जो है वो साइंटिस्ट का कहना है कि अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो आप जो है किसी बीमारी से नहीं लड़ सकते, आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहली स्टेज तो यह है कि अपने अंदर रिजॉल्व और इच्छा शक्ति पैदा करना। दूसरी स्टेज यह है कि उसका जो है वो जो रूट कॉज है उसको इस्टेब्लिश करना, उसको पता करना और फिर उसको जो है वो इस्टेब्लिश करना। और तीसरी स्टेज ऑफ कोर्स ये है कि उसका जो है वो दवाई या रेमेडी, उसका जो व्याधि का जो एंटीडोट होनी चाहिए वो ढूंढना, और फिर चौथी स्टेज उस एंटीडोट को या दवाई को या जो भी है उसको अप्लाई करना, उस इलाज करना। और इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब अगर हो सकता है कि हम एक समाज में हमारे सबके जो है व्यूज़ जो है मुख्तलिफ हों और सबके एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो, सबके इंटरेस्ट मुख्तलिफ या अलग अलग हों, इसे मुख्तलिफ कहना ठीक नहीं है, थोड़े डिफरेंट हों। और जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था एक हवेली का, कि उसमें एक ख़ानदान के लोग हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं, या उस टाइम लड़ाई हो रही है किसी वक्त पर, उसमें कोई कह रहा है कि तुमने मुझे ये अपना प्रॉपर हिस्सा नहीं दिया, दूसरा कह रहा है कि जो है पिताजी की 13वीं पे तुमने जो है जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए था वो नहीं किया, सारा ख़र्चा मैंने किया। तीसरा एक ख़ानदान के जो पट्टीदार जो होते हैं, एक कह रहा है कि तुमने मुझे बचपन से हमेशा परेशान किया, हमेशा जो है वो दुखी रखा और जो है वो मुझे ठीक से पलने उसने का अवसर नहीं दिया। वो सब लड़ रहे हैं। उसके बाद तभी वो देखते हैं कि हवेली में एक जो है वो भयंकर कोबरा और या तेंदुआ घुस आया है, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में लड़ते रहेंगे या पहले वो उस कोबरे और तेंदुए से जो है डील करेंगे और उसको ख़त्म कर जो है वो उस समस्या से निपटेंगे। क्योंकि वो तेंदुआ और कोबरा हो सकता है कि उनके बच्चों को डस ले, किसी के भी बच्चे को डस सकता है और या खा सकता है, या बहुत से लोगों को डस सकता है। तो सबसे पहले तो वो लड़ाई झगड़ा छोड़ के उस टाइम उससे डील करेंगे। तो ये स्थिति जो है वो मैं कहूँगा कि हमारे समाज की है, ख़ास तौर से हिंदू समाज की है। अब इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ लोग फिर भी जो है वो जो एक बाहरी दुश्मन घुस आया है तो उसे लेके बहुत ही परवर्टेड माइंड बहुत होते हैं, वो हो सकता है कि वो उसे लेके खुश हो और अंदर अंदर जो है खुशनुमा हो कि मेरे बच्चे को काटेगा तो क्या तेरे बच्चे को भी तो काट सकता है। तो ऐसे लोगों को या तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर हम जो है वो उस जो बाहरी दुश्मन जो घुस आया है उससे लड़ रहे हैं और उस लड़ने में वो एक्टिव अगर वो बाधा डालता है तो फिर वो कोई रास्ता नहीं है कि पहले तो उसको बेरहमी से कुचल देना चाहिए, कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो उसमें कोई भी लाग लपेट, कोई जो है हिचक या कोई शर्म या कोई उसमें कोई और कंसिड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहरी दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक है और सबके हित के लिए लड़ने जा रहे हैं, खाली अपने हित के लिए नहीं लड़ने जा रहे हैं, सभी के हित के लिए लड़ने जा रहे हैं, और उसमें अगर कोई बाधा डालता है तो उसको जो है वो बेरहमी से कुचल देना चाहिए। तो दोस्तों, हम एपिसोड में जो है वो अपने जो इस प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा जो है जो रूट कॉज के अलावा भी जो हम अभी ले डाउन करेंगे उसको देखेंगे। उसके अलावा भी बहुत से इशू हैं
जो कि जो है वो इस जो हमारा पूरा ये विषय है गज़वा हिंद और कश्वा हिंद और उससे फ़ाइट करने का, उसको और भी इशू हैं इसके पीछे, लेकिन वो या तो रिलेटिवली बहुत माइनर हैं। जो मेन इशू जो मैं अब डिस्कस करूँगा उसके अलावा वो बहुत माइनर हैं, और या फिर जो है वो उन पर इतना टाइम लग जाएगा उन्हें डिस्कस करने में, जो कि इस एपिसोड में डिस्कस नहीं कर सकते। उसको हम आगे आगे और एपिसोड में या चैनल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमारा ये डिस्कशन आगे भी हम इसे करते रहेंगे, वो होंगे। आज जो है कि एपिसोड में ख़ास तौर से हम उस जो मूल जो कारण है उसके पीछे जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम उसके पीछे जाएंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से और मेरे ही नहीं, ये ज़्यादातर लोग भली बात दिल ही दिल में समझते हैं, इसको मानते हैं, और लेकिन वो मुंह पे कहने को तैयार नहीं होते। वो एक अनजाने किस्म की या तो शर्म या हिचक उन्हें रोके होती है, या डर रोके होता है, या फिर वो उनकी बेजारी है कि वो इस सब बातों इन चीज़ों पर बात ही नहीं करना चाहते, या उन्हें इस एस्पेक्ट से इतना डर लगता है जैसे कि आप कमरे में एक भूत होता है और उसमें कमरे में आदमी जाने से डरता है कि वो कहीं भूत से आमना सामना ना हो जाए। उसी तरीके से वो ऐसा नहीं है कि उसे मानते हैं कि ये सच है, लेकिन वो उस भूत से इतना डरते हैं कि वो कमरे को खोलना ही नहीं चाहते। तो वो जो मूल जो कारण है वो है सीधे सीधे जो है वो जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, आबादी का मतलब आबादी का पोर्शन, प्रोपोर्शनेट आबादी किसकी कितनी है, अनुपातिक आबादी। तो सब लोग, बहुत से लोग ये समझते हैं और उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। तो ये जो जनसांख्यिकी या जो डेमोग्राफी जो समस्या है, वो जो पूरी ये समस्या है, इसका 90 नहीं बल्कि 99 बल्कि मैं कहूँगा 99.99% हिस्सा है। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझसे जो है वो इससे नाइत्तेफाकी रखेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये बात मतलब बिल्कुल इतनी ही सरल है कि जो डेमोग्राफी या पॉपुलेशन है वो 99.99 इशू है, बाकी 0.01% में बाकी सारे के सारे इशू आते हैं। तो कैसे सरल है? बाकी बातें जैसे ये है कि मुस्लिम्स का रेडिकलाइजेशन किया जाए, इस्लाम का सेकुलराइजेशन होना चाहिए, इस्लामिस्ट जो हैं वो उनका ह्यूमनाइजेशन होना चाहिए, ये तालिबान और ISI और लश्कर तौबा टाइप के जो हैं उनको जो है वो ह्यूमनिटी का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, इस्लामिक सोसाइटीज़ का मॉडर्नाइजेशन हो जाए। वो मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह है कि जो लिबरलिज्म आ जाए, वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाए, और क्या नाम, एक दूसरे के जो है धर्मों का, एक दूसरे की इच्छा का, एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करना आ जाए, तो ये जो है प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब बेकार की बातें हैं। अल्टीमेटली किसी देश का इस्लामीकरण होगा या नहीं, वहाँ दूसरे धर्म के मानने वालों को कलमा या कत्ल, इसकी ये जो प्यारी प्यारी खुशनुमा और जो है वो बहुत ही ह्यूमन चॉइस ऑफ़र की जाएगी कि नहीं की जाएगी, वो पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ मुसलमानों की संख्या जो है 30% या 1/3 का आंकड़ा पार कर चुकी है नहीं। अगर ये आंकड़ा पार कर गया है तो समझ लीजिए उस देश का जो है वो खेल ख़त्म है, उस देश की माइनॉरिटीज़ का खेल ख़त्म है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। 10 साल, 20 साल, 50 साल वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे। उनकी औरतों को जो है लौंडी बना लिया जाएगा, उनका जब धर्म परिवर्तन हो जाएगा और या कत्ल कर दिया जाएगा। 30% मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 30% पॉपुलेशन हो गई तो फिर वो आप निश्चित मानिए कि वो 40% होगी भी, 50% होगी, और उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो 30-35% पे ही आपका काम लग जाएगा। लोग जो वहाँ के कंट्री के लोग हैं देश छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, और या फिर जो है वो डर के मारे या कैसे भी जो है वो कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे, या बाकी अपने ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि 99% जो है वो ये समस्या है। जैसे हम इस्लाम की खूबियों और कमियों, महिलाओं और काफिरों के प्रति उनके व्यवहार, या मोहम्मद या उसके जो है मोहम्मद की जो सेक्सुअल परवर्जन्स थे उनके बारे में बहुत सी जो है हम यूट्यूब पर लोग जो है इसी से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, इसी से अपना डर निकालते हैं, यही करके अपना जो है वो खुश हो लेते हैं और सेटिस्फाइड हो लेते हैं कि वो मोहम्मद के बारे में मीम्स निकाल दिए, उसके बारे में पोस्ट निकाल दिए, उसकी जो है वो हदीस से उठा के जो है उसके वो
जो तमाम तरीके के जो है वो चटकारे ले ले के कहने वाले किस्से हैं, चाहे वो एनिमल्टी हो, चाहे होमोसेक्सुअलिटी हो, चाहे और चीज़ें हों, उसके बारे में निकाल निकाल के जो है वो अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस सब में हम अगर ये बात हो, अगर डेमोग्राफी अगर प्रॉब्लम ना होती तो हम इन सब में क्यों पैसा बर्बाद करते? हुँ? हमें हमें इन बातों से क्या मतलब होता? कोई मतलब नहीं होता। अगर सपोज़ हमारे ही कंट्री में हम अपनी बात करें कि अगर मुस्लिम्स ना होते या एक आध परसेंट होते मुश्किल से, तो हम कहते कि इन सब चीज़ों से मोहम्मद ने क्या किया, क्या नहीं किया, हमें क्या लेना देना? जैसे कि आज सीरिया है या सूडान है, उसमें लोग कहेंगे कि भाई कोई राम और कृष्ण का मुद्दा उठाए कि राम ने गलत किया, कृष्ण ने ये गलत किया और ये इस तरीके से लोग ठीक नहीं थे, वो कहेगा यार हमसे इन बातों का क्या लेना देना। लेकिन अगर उसके कंट्री में 30% 40% हिंदू होते तो उसे लेना देना होता। वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेता, इन सब चीज़ों को उजागर करता और उससे अपने धर्म को कंपेयर करता और जो है वो क्रिटिसाइज़ करता, जो भी है। तो बात यह है कि वो डेमोग्राफी है, जो डेमोग्राफी वहाँ पर चूँकि हिंदू बिल्कुल नहीं है सीरिया सूडान में, तो उन्हें रामकृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही अगर यहाँ पर जो है ये ना होते तो वो हमें मोहम्मद से कोई लेना देना नहीं होता। तो सीधी सी बात यह है कि ये डेमोक्रेसी ही डिसाइड कर रही है कि हम सब आज जो ये सब डिस्कस हो रहा है आपसे चैप्टर, वो आखिरकार क्यों जो है वो डिस्कस हो रहा है, इसीलिए। या ईसाई धर्म भी उनके तौर तरीके जो हैं, अगर वो बड़े पैमाने पर कन्वर्जन करके और डेमोग्राफी जो है हमें साफ जो दिखाई दे रही है कि बदल रही है स्टेट्स की, पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बदल चुकी है, उसके बाद पंजाब की बदल रही है, उधर पूरे जो है सेंट्रल इंडिया में जो है डेमोग्राफी बदल रही है। अगर वो डेमोग्राफी ना बदल रही होती तो आज हम ना तो ईसा को डिस्कस कर रहे होते, ना ईसा को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते, हमसे क्या लेना देना होता, ना हम पोप को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते, ना उसको गाली दे रहे होते, तो कोई हमें लेना देना नहीं होता। तो डेमोग्राफी और बाकी सारे इशू की वो रेडिकलाइजेशन हो जाए, मुसलमानों का मॉडर्नाइजेशन हो जाए, अगर वो हमारे कंट्री में ना होते, डेमोग्राफी हमारी जो है पूरी तरह हिंदू होती, तो हमें हमें कोई मतलब नहीं था कि भाड़ में जाओ, हमसे क्या मतलब है। तो डेमोग्राफी ही इस सब इशू को डिसाइड कर रही है। और उसका सबसे सॉल्ड एग्जाम्पल ये है कि आप ये बताइए कि अगर कश्मीर की समस्या जो है तब भी होती अगर जो है वो कश्मीर जो है वो हिंदू बहुसंख्यक राज्य होता, हिंदू मेजोरिटी होती, वो डेमोग्राफी नहीं तो अल्टीमेटली कश्मीर प्रॉब्लम जो चली आ रही है 80 साल से, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, रोज़ धमकी देता है, इतना आतंकवाद फैल रहा है और लोगों के दिमाग में वही बना रहता है, जो भी थोड़े से अवेयर या जो भी थोड़े जैसे कहते हैं सुधी जन हैं उनके दिमाग में बना रहता है। तो इसीलिए तो बना रहता है कि वो डेमोग्राफी वहाँ पर मुस्लिम्स है, वो हिंदू बहुसंख्यक होती तो ये सब नहीं होता। या अगर सपोज असम और पश्चिम जो बंगाल जो है अगर मुस्लिम मेजॉरिटी होते पहले ही 1947 में, तो बांग्लादेश में सीधे सीधे चले गए होते, है ना। या आज की तारीख में अगर असम और जो है पश्चिम बंगाल जब भी जो है अगर वो मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे तो कितने दिनों तक भारत उनको जो है पकड़ के रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो डेमोग्राफी ही सारी चीज़ों की जड़ में है। और ये बात जो है अच्छी तरह समझ 99.9% जो है वो डेमोग्राफी है। अगर डेमोग्राफी यहाँ की और जिस तरीके से बदल रही है, अगर ये तो और 10-20 साल बदलती रही तो भारत जो है जिस तरीके से अभी थोड़ा कुछ हद तक पीसफुल बना हुआ है और प्रोग्रेस कर रहा है, वो सारी पीस प्रोग्रेस सब जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जो बिल्कुल जो है एंडलेस अंतहीन दंगों का और जो है वो नरसंहार का हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो बैटल ग्राउंड, हैप्पी हंटिंग ग्राउंड बन जाएगा। इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग इस बात को काउंटर करने के लिए जो है वो बाहर के देशों का उदाहरण देंगे और ख़ास तौर से वो कहेंगे हम मुस्लिम देशों का ही उदाहरण देते हैं, वेस्ट के देशों का नहीं, मुस्लिम देशों का ही उदाहरण देते हैं मेरी बात को कि डेमोग्राफी ही सब इसके पीछे है, सब जो ये पोथर है। तो उनकी बात सुन लीजिए। जो ज़्यादातर मुस्लिम देशों में जो हमें एक तरीके की सामाजिक समरसता देखने को मिलती है, तो आप ये अफ़गानिस्तान की बात छोड़ दीजिए या शिया सुन्नी वाले जो कुछ देशों में जो चल रही है, वहाँ भी एक्टिव कोई दंगे नहीं होते हैं वहाँ पर। जिस तरीके से भारत में दंगे होते हैं ऐसे जो है दंगे वहाँ पर नहीं होते हैं। वहाँ ठीक है, टेंशन है आपस में, एक्सट्रीमिज़म भी कभी कभी जो है वो टेररिस्ट वगैरह एक दूसरे कुछ मार देते हैं, लेकिन जनरली जो है वो कोई राइट्स टाइप के या बिल्कुल जैसे कहते हैं कि जो हमेशा टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के आसपास नहीं रहता है जैसा यहाँ पर रहता है। तो मुस्लिम देशों में जो सामाजिक समरसता है, तो ये बात बिल्कुल मतलब कमोबेश सच है। अब लोग कहेंगे इसका मतलब ये निकलता है सीधे सीधे कि जो है इस्लाम तो पीसफुल रिलीजन है और वो अपने जो है, और बाकी उन मुस्लिम देशों की बात मैं कर रहा हूँ कि जो है जहाँ पर क्रिश्चियंस भी हैं, अभी सीरिया में क्रिश्चियंस हैं, इराक में क्रिश्चियंस हैं, लेबनान में जो है जो पहले क्रिश्चियन कंट्री था वो बदल गया, वहाँ क्रिश्चियंस हैं। सऊदी अरब में नहीं है ठीक है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में थोड़े क्रिश्चियन थोड़े यहूदी
और ये सब पारसी वगैरह हैं मुस्लिम, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान में और बांग्लादेश वगैरह में तो हैं ही, तो वो कहेंगे कि यहाँ तो नहीं टेंशन होता, यहाँ तो जो है वो कोई बिल्कुल जो है सोशल पीस बनी हुई है। तो इसका मतलब जो है इस्लाम जो है वो पीसफुल रिलीजन है, और ये सिर्फ जो है वो हिंदू जो है वो ही बदनाम कर रहे हैं यहाँ पर मुसलमानों को। और मुसलमान इस्लाम तो पीसफुल रिलीजन है, इस्लामिस्ट कहेंगे कि इस्लाम तो पीसफुल रिलीजन है, हमारे यहाँ सारी माइनॉरिटीज़ जो है वो पीसफुली रह रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इनकी ये हकीकत जो है ठीक से आपको पता ही होगी, और मैं और समझा देता हूँ कि वो पीसफुल इसलिए है कि या तो सारे उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले गए, और वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की हिम्मत ही नहीं है कि जो है वो रोज़ रोज़ के जो भेदभाव, अत्याचार, फोर्स कन्वर्जन और ये सब एबडक्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ़ वो आवाज़ उठा सकें। उनकी हिम्मत नहीं है, थोड़ी बहुत आवाज़, मतलब आवाज़ क्या उठाना, चू भी नहीं कर पाते, और अगर चू करते हैं तो उनको इतनी बेरहमी से कुचल दिया जाता है कि वो जानते हैं चू करने का कोई नतीजा नहीं होगा। सारा मीडिया, सारी जुडिशरी, सारा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ़ है। तो या तो ये है कि उन्होंने सब बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, या वो इतने कम रह गए हैं, छोड़ के भाग गए हैं, मारे गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं कि वहाँ पर जो है वो दंगे जो जहाँ पर जैसे यहाँ मुसलमान फैलाते हैं 10% होने पे भी जो है वो हिंदुओं के जुलूस रामनवमी और दुर्गा पूजा पे जो है पत्थरबाजी करते हैं, चाकूबाजी करते हैं, छुरेबाजी करते हैं, वो वहाँ नहीं कर सकते। तो वो पीसफुल इस्लाम रिलीजन का जो है जो एक है, अगर लोग इसको लेके कहेंगे तो वो कहीं तक हकीकत नहीं है। और वो चाहे कंट्री वो मिस्र हो, इजिप्ट हो, सीरिया हो, इराक हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, मलेशिया, यहाँ तक कि इंडोनेशिया वगैरह भी जो सो कॉल्ड लिबरल कंट्रीज़ हैं, मतलब सबकी कहानी एक जैसी है, सिर्फ जो है वो 19-20 का फ़र्क है। तो लेकिन अब ये जो उन्होंने माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त उन्हें माइनॉरिटी में ले आए हैं, और उन पर जो है ये इस तरीके से उनको दबा लिया है बुरी तरीके से, तो उसका फ़ायदा ये होता है, उन्हें यह है कि वो सब जो है वो क्लेम करने लगते हैं कि साहब हम तो जो है वो बहुत पीसफुल कंट्री हैं, हमारे यहाँ सोशल पीस है, हमारे यहाँ कानून बहुत स्ट्रिक्टली लागू होता है, और यहाँ के भी जो मुस्लिम तो हैं ही, और जो सेकुलरिस्ट लिबरल हैं वो भी वहाँ का एग्जाम्पल दे के जो है वो हिंदुओं को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं कि ये जो है वो हिंदू ही बवाल करते हैं, इसलिए ये सब होता है। नहीं, मुस्लिम कंट्रीज़ में तो ये सब कुछ होता नहीं है। और इवन वो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को भी कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ मतलब ये जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, तुम्हारे यहाँ इतना भेदभाव होता है, तुम्हारे यहाँ ये सब होता है, वो इवन वेस्टर्न यूरोप को पाट फड़ान। अब आप सोचिए कि जो है वो पाकिस्तान जो है वेस्टर्न यूरोप के, आप बहुत से यूट्यूबर्स को भी देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो पाकिस्तान को ज्ञान, यूएस को और वेस्टर्न यूरोप को ज्ञान देने लगते हैं कि किस तरीके से जो माइनॉरिटी से डील करना चाहिए, और कैसे जो है वो सोशल पीस होनी चाहिए, और कैसे उनके यहाँ जो है वो सब उससे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो मुस्लिम देशों की हकीकत एक्चुअली ये है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स ये भी डेमोग्राफी से चीज़ रिलेटेड थी, और दूसरी जो मैं एक बात कहने जा रहा हूँ वो भी पूरी तरह डेमोग्राफी से रिलेटेड है कि वहाँ पर जो ख़ास तौर से जिनका उदाहरण दिया जाता है, टर्की है और मलेशिया है, इंडोनेशिया है, कि साहब वहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जो है वो ऐसी आज़ादी मिली हुई है जो उनके मुताबिक जो है वो वेस्टर्न यूरोप में भी नहीं मिली हुई है। तो उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? उसका कारण यह है कि वहाँ पर लगातार मुस्लिम की आबादी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है, और वो कल्चरल फैक्टर कह लो या रिलीजियस फैक्टर कह लो, किसी वजह से लगातार प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी घट रही है, वो चाहे मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो, टर्की हो। तो इसलिए जो है उन्हें मालूम है कि ये अगर आज की तारीख में सपोज इंडोनेशिया में 10% माइनॉरिटीज़ हैं, या मलेशिया में जो है वो 20% माइनॉरिटीज़ हैं, तो उन्हें मालूम है कि ये धीरे धीरे प्रोपोर्शन पिछले 100 साल 50 साल में लगातार 70 साल में घटता चला आ रहा है, और ये घटता ही जाएगा। तो ये जो है वो थ्रेट, अगर कोई माइनॉरिटीज़ से थ्रेट भी है तो वो धीरे धीरे कम होती जानी है। और मतलब आप उस सिचुएशन, इसलिए वो सोशल पीस बनी हुई है। मुस्लिम्स अगर वो थोड़े टॉलरेट कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ को मलेशिया और इंडोनेशिया में, और उनके खिलाफ रोज़ जो है वो प्रोग्राम्स नहीं होते और उनके जेनोसाइड नहीं होते, वो ये कॉन्फिडेंस है। अगर आप इसकी उल्टी सिचुएशन सोचिए, अगर मलेशिया या इंडोनेशिया में या टर्की में अगर किसी बार जो है वो पॉपुलेशन सेंसस में पता लगे कि पिछले 10 सालों में जो है नॉन मुस्लिम्स की आबादी जो है वो मुस्लिम्स के मुकाबले 2% भी बढ़ गई है सपोज, या 1% भी बढ़ गई है, और ये ट्रेंड चालू हो गया है, तो आप सोचिए क्या हालत होगी। फिर वो ये सोशल पीस ये सब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी तैसी में चली जाएगी, भाड़ चूल्हे में चली जाएगी। अगर ये पता चले कि मलेशिया में जो है आज की तारीख में पिछले 10 साल पहले 20% माइनॉरिटीज़ थी, और
नए सेंसस में वो जो है 23% हो गई हैं, 22% हो गई हैं, या 21% या 24% हो गई हैं, तो वहाँ पर आज की तारीख में जो है वो दंगे फैल जाएंगे, कोई बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो ये सोशल पीस जो बनी हुई है वो सिर्फ जो है वो इस वजह से बनी हुई है कि वहाँ की माइनॉरिटी की पॉपुलेशन, चाहे वो जोरोस्ट्रियंस हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे हिंदूज़ हों, चाहे इंडिजिनस रिलीजन्स हों, ट्राइबल्स हों, उनकी लगातार वो घटती चली जा रही है, इसलिए वहाँ पर जो है सोशल पीस बनी हुई है। इंडिया में हाल बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में जो है वो अब मैं इसमें अभी क्या बताऊँ, ये आज का टॉपिक नहीं है। इंडिया में लगातार उसका हाल उल्टा है, इसलिए यहाँ सोशल पीस तो डिस्टर्ब होनी ही होनी है। तो इस मलेशिया इंडोनेशिया का उदाहरण जो है, अगर कोई सेकुलरिस्ट हरामी हले देते हैं आपको, तो उस सबको बिल्कुल फेस वैल्यू मत लीजिएगा, उनकी बातों में मत आइएगा। सोशल पीस सिर्फ इसलिए है कि वहाँ माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन लगातार घट रही है। एक बार भी अगर सेंसस में बढ़ी हुई मिल जाए तो वहीं कत्लो गारत का जो है वो बाज़ार गर्म हो जाएगा, और सारे जो है वो उनका जो है वो ये सब हम माइनॉरिटीज़ की रेस्पेक्ट करते हैं, ये सब करते हैं, सब के सब बिल्कुल सब मिट्टी में मिल जाएगा। हालांकि करते हुए अभी भी नहीं है। तो ये जो है डेमोग्राफी की ये पावर है, ये सब कुछ डेमोग्राफी पे डिपेंडेंट है। और लोग जो है बात करते रहते हैं डी रेडिकलाइजेशन इडियट्स जो होते हैं, मॉडर्न एजुकेशन, प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी और एसिमिलेशन, ये सब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बुलशिट है। हो सकता है कुछ चीज़ें ये राउंड अबाउट वेज में बात कुछ इफ़ेक्ट डालें, लेकिन फैक्ट ये है कि जो है वो 100 साल तक कहीं पर सोशल पीस बनी रहेगी किसी कंट्री में, लेकिन एक दिन कॉल आएगी कि इस्लाम इन डेंजर हो, और एक जो है मिलेनियन फिगर आ जाएगी, मसीहानिक फिगर आ जाएगी उठ के, और जो है वो सब का सब बिल्कुल जो है किया कराया आपका सब जो है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। जहाँ इस्लाम इन डेंजर लेके एक मैसियानिक फीवर आया, जो कि जो है वो इस्लाम में आते ही रहते हैं, हर तीसरे दिन आते उठते हैं, तो वो सब की सब ख़त्म हो जाएगी, और माइनॉरिटीज़ का काम नमस्ते हो जाएगी, तो काम तमाम हो जाएगा। और यही जो बात जो है वो तारिक फ़तेह जो थे साहब, जो कनाडा के थे और मुस्लिम से जो एथीस्ट हो गए थे वो, और बहुत ही इंसाइटफुल व्यक्ति थे, उनका कहना था कि एवरी मुस्लिम हैज़ ए लिटिल सैटन इनसाइड हिम, स्लीपिंग और अदरवाइज। हर आदमी, हर मुस्लिम के अंदर एक शैतान है, चाहे वो सो रहा है या जगा हुआ है। यू डोंट नो वैन एंड इन विच इशू इट विल स्प्रिंग लाइफ टू रीक हैवक। तो मैं आपको नहीं मालूम कि किस दिन वो शैतान जाग जाएगा और बिल्कुल जो है तहस नहस और सत्यानाश फैला देगा। तो ये हकीकत है। तो दोस्तों, लब्बो लबाब ये है कि हमारे पास हमें इशू को जो डील करने के लिए सिर्फ एक इशू है, डेमोग्राफी, और बाकी वो जो है वो जो करते रहते हैं, क्या नाम उसका, कॉमन सिविल कोड और 3 तलाक और फलाना और ढमाका, ये सब बिल्कुल इडियट्स हैं, बेकार की बातों में फंसते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल भी। और वो खामखा जो है वो हिंदुओं का दिमाग डाइवर्ट करते हैं, और हिंदुओं को जो है एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं कि साहब हमने 3 तलाक ख़त्म कर दिया, हम जो है वो मुसलमानों के जो है वो आँख में लकड़ी कूस दी, 3 तलाक ख़त्म कर दिया उनका, और जो है वो पर्दा पे बैन लगने जा रहा है, और जो है कॉमन सिविल कोड करने जा रहे हैं। और ये सब बिल्कुल यूज़लेस, बिल्कुल जो है वो डाइवर्ट करने की बातें हैं, बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। सिर्फ़ और सिर्फ डेमोग्राफी को हमें डील करना है किसी भी तरीके से। तो डील करने के मैं तरीके आपको ये समझाऊंगा। और बाकी आप दुनिया भर में कुछ भी करते रहें, अगर आपने डेमोग्राफी को डील नहीं किया तो अल्टीमेटली जो है वो सब चीज़ें बिल्कुल यूज़लेस हैं। आप आज ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड ख़त्म कर दीजिए, 30 साल बाद पूरा शरिया लागू हो जाएगा यहाँ पर। कॉमन सिविल कोड तो छोड़िए, समझे, और जो अभी थोड़ा बहुत जो चल रहा है, जो मुस्लिम्स में जो उनके कानून उन पर लागू हो रहे हैं या वो अपने कर लेते हैं दाएँ बाएँ से, वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल 100% वाला शरिया यहाँ पर लागू हो जाएगा, ये आप बिल्कुल निश्चित जानिएगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कॉमन सिविल कोड और इन सब के पीछे भागना बंद कर दीजिए। सिर्फ जो है डेमोग्राफी पर बात करिए, डेमोग्राफी कैसे डील की जाएगी और डेमोग्राफिक चेंजेस को जो है कैसे जो है वो हॉल्ट किया जाएगा और रिवर्स किया जाएगा, इस पर विचार करना है। वो मैं आपके सामने आइडिया जो है वो आगे पेश करूँगा। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा हो मेरी जो तकरीर है, तो कृपया करके आप जो है इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें। आपके आइडियाज़ आएंगे, उनको इनकॉर्पोरेट करना होगा। मैं कोई सोशल साइंटिस्ट या आइंस्टाइन नहीं हूँ, और ना मैं कोई किसी भी इशू पे किसी भी तरीके का साइंटिस्ट नहीं हूँ। बस एक ये है कि एक मुझे चिंता है, एक मैं इस बारे में सोचता हूँ गहराई से, तो और कुछ आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते हैं, तो उनको मैं पेश कर रहा हूँ। आप उससे हो सकता है इत्तेफाक रखें, हो सकता है उससे ना इत्तेफाकी रखें, लेकिन जो भी है आप कमेंट ज़रूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के अंक में इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद,
जय हिंदू।